कितना बदला गुजरात। डीडी न्यूज के दूरदर्शन के इस कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर यह लगातार कॉन्क्लेव का सिलसिला चल रहा है और उसमें अलग अलग सत्रों में हम अलग अलग विषय, गुजरात के मुद्दे और अलग अलग नेताओं के जो पर्सपेक्टिव है चुनाव को लेकर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कितना बदला गुजरात, और जब गुजरात के बदलने की बात करते हैं तो गुजरात की एक विकास की गाथा तो हो ही सकती है, लेकिन साथ साथ गुजरात में जो राजनीतिक तौर पर देखें तो अगर इस बार बड़ी जो बात है, और खास करके विपक्ष के लिए, यहां पर जो विपक्ष है कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए इस बार दरअसल यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात की जनता इस बार सत्ता को बदलती है। क्या गुजरात बदलता है, गुजरात का मन बदलता है क्या? क्योंकि 27 साल से कांग्रेस यहां पर विपक्ष में है, तो सवाल यह है कि क्या इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी क्या? यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस इसके लिए पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस का दावा है कि वो 125 सीटें जीतेगी, लेकिन साथ साथ कांग्रेस भी समझती है कि मुकाबला इस बार जो है बड़ा जोरदार है, क्योंकि कम से कम असदुद्दीन ओवैसी या आम आदमी पार्टी जैसे जो तमाम छोटी छोटी जो फैक्टर्स आए हैं वो कांग्रेस को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या, ये एक आकलन है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि बीजेपी का जो 27 साल का जो शासन है उसके कारण जो सत्ता विरोधी लहर है उसके कारण कांग्रेस को फायदा होगा। ये तमाम चीजें हैं और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान इस सत्र में हैं उनसे बेहतर विपक्ष की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए, कांग्रेस को समझने के लिए भला और कौन हो सकता है। तो आइए परिचय करवा दूं, भरत सोलंकी जी हमारे साथ हैं, गुजरात कांग्रेस के जाने माने नेता। जोरदार तालियां बजाइए भरत सिंह सोलंकी जी के लिए। और भरत सिंह सोलंकी जी यहां गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, और गुजरात की जो राजनीति है, विपक्ष की राजनीति है, एक तरह से कहें तो भरत भाई उसकी एक तरह से धुरी है। और भरत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहां पर आए। और जब आपका जिक्र आता है तो मुझे बार बार एक ही बात याद आती है, मुझे माधव सिंह सोलंकी जी की याद आती है, आपके पूज्य पिताजी, क्योंकि गुजरात में 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के ऐसे कद्दावर नेता जिनके दौर में कांग्रेस जो है यहां पर एक बड़ी ताकत थी। आज बीजेपी कह रही है हम 150 सीटें जीतने का लक्ष्य कर रही है। वो 150 सीटें क्यों? ताकि माधव सिंह सोलंकी आपके पिताजी का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ना चाहती है, जो आज भी गुजरात में रिकॉर्ड है। कांग्रेस को इतना वोट प्रतिशत विधानसभा में मिला, इतनी सीटें मिली, कभी नहीं मिली, और वो 2 बार उन्होंने करिश्मा करके दिखाया। लेकिन क्या वजह है कि इन 27 सालों में गुजरात के लोग कांग्रेस से रूठ गए, कांग्रेस से दूर चले गए? देखिए, जो परिणाम आए उसको हम बदलने वाले, हम तो क्या बदलेंगे, खैर गुजरात की जनता बदलेगी। और इसलिए हमें गुजरात की जनता को ये आश्वासन देना है कि आप जो चाहते हैं, आप जो इच्छाएं रखते हैं, आपकी हमारे प्रति जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे पुराने ज़माने में हम खरे उतरे थे, अब की बार 2022 में हम खरे उतरेंगे। इसलिए हमने सूत्र दिया 2022 कांग्रेस लाविश। तो जो वक्त चला गया, आप पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आया, अब मैं बताऊंगा क्यों आएगा। 1960 में जब महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए मुंबई से, तो गुजरात के विकास की गाथा, सर्जन की गाथा कांग्रेस ने शुरू की। या आप गुजरात को देखें, नर्मदा बांध से लेके पूरा जो डेवलपमेंट हुआ, और जैसे अभी आपने तारीफ की मेरे पिताजी की जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, तो कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी, चिमन भाई पटेल, अमर सिंह भाई चौधरी, और उसके पहले बड़े दिग्गज नेता जीवराज भाई मेहता, बलवंत राय मेहता, हितेंद्र देसाई, घनश्याम भाई ओझा, ऐसे दिग्गज नेताओं के साथ उनके मार्गदर्शन से और गुजरात की जनता का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद, गुजरात आगे बढ़ता गया। अभी ये जीडीपी की वगैरह की बात बीजेपी कर रहे हैं, हम तो ये 7.8, 8. उस जमाने में कांग्रेस के शासन में जीडीपी 18, 20, 21, 22, 23% रहता था। गुजरात धीरे धीरे जब मुंबई से अलग हुआ, सब सोचते थे ये सौराष्ट्र और कच्छ का विस्तार है, गुजरात कैसे आगे बढ़ेगा।
उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, इसका पर कैपिटा इनकम में क्या होगा, हर चीज़ में गुजरात अव्वल नंबर पर आने लगा। एम्प्लॉयमेंट की बात ले ले, एग्रीकल्चर की बात ले, एजुकेशन की बात ले, हेल्थ की बात ले ले, सभी बातों में गुजरात धीरे धीरे देश का अव्वल नंबर का स्टेट बनता गया और मॉडर्न स्टेट बनता गया। इसमें गुजराती का सबसे पूर्ण महत्व रहा। कांग्रेस तो एक मोटिवेटर है, एक इंजन ऐसा, ये डबल इंजन वाला नहीं, ये तो डबल क्यों रखना पड़ा समझते, पहले ही नहीं चलता, अभी दूसरा तो दोनों ही बंद हो जाएंगे, ऐसे लग रहा है। तो वो जो विकास की गाथा शुरू की 1960 से लेके वो 1990 तक चली, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़, फिर अचानक नरसिंह राव जी बहुत बड़ी बात कह के गए। लोगों ने पूछा कि कांग्रेस को वोट कम क्यों मिल रहे हैं। बोला कांग्रेस ने इतना विकास किया, लोगों को गरीबी की नीचे रेखा से नीचे उठा के उनको ले आए और गरीब को मध्यम वर्ग में ले आए, मध्यम वर्ग को अपर क्लास में ले आए, फाइनेंशियल। तो जो विकास किया तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग, बढ़ने लगा। अब जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ता है तो उसकी गति, विकास की गति इतनी नहीं होती कि वो एक्सपेक्टेशन को मैच कर पाए। तो फिर जनता में ये होता है, देखो हमने ये सोचा था, ये नहीं हुआ, उस हिसाब से हम थोड़े पीछे रह गए। बाकी ये लोग, इनकी कोई गाथा विकास के संलग्न नहीं है, उनके साथ नहीं है। ये दूसरे तरीकों से डाइवर्टिंग द मेन इश्यूज, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लो, और हम इस बार लेके आए हैं जो मैंने सजेस्ट किया कि हैप्पीनेस इंडेक्स, जो आपने देखा भूटान, डेनमार्क और बहुत सारे देशों में है, कि जीडीपी की बात मत करो। जीडीपी में तो क्या होता है, 2-4 इंडस्ट्रियल वर्टिकल उसका ग्रोथ हो जाता है, और सब मानते हैं कि गुजरात की इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होता सबका। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स हम क्यों रहे कि भाई गुजराती में अगर मैं कहूँ तो सुख और समृद्धि, समृद्धि का मतलब सुख नहीं है, समृद्धि के साथ सुख भी होना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए। बीमार पड़े आदमी, उसका इलाज हो जाए तो उसको सुख मिलता है। तो गुजरात कहाँ खड़ा है हैप्पीनेस इंडेक्स में आज के दौर में? आप बहुत पीछे है, इट्स वेरी वेरी लो। आप कह रहे हैं गुजराती हैप्पी, खुश नहीं है? नहीं, गुजरात में क्लास बन गए, एक क्लास से बहुत खुश है। अब नाम दूं तो अदानी अंबानी बड़े हमारे गुजराती हैं, वो तो बड़े खुश हैं और खुश होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, इतने खुश के वर्टिकल रॉकेट की गति से हो जाए। आप पूरा देख ले। अब बाकी का जो कॉमन पीपल है गुजरात में, आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग 20 से ज़्यादा परसेंटेज है, काम करने वाले, मेहनत करने वाले। और हालात कोरोना में तो क्या हो गया, आपने लॉकडाउन भी कर दिया, परेशान भी हुए, लोगों को बहुत परेशानी करके अपने घर के पैसे से बेच कर, लोन लेकर, सब करके जीना पड़ा। भरत भाई, आप अपनी बात जारी रखिएगा, अभी तो हम, लेकिन मेरा जो, मैं एक मूल सवाल, मैं एक बार फिर उस पर आ रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए एक किसी राज्य में, आपने कहा नरसिंह राव जी की बात की, ठीक है कि अगर डेवलपमेंट में कई बार लोगों को लगता है तो लोग कि चलो इस बार बदल के देखते हैं, लेकिन 27 साल बहुत लंबा अरसा होता है, छोटा। और तो आपने जब स्ट्रैटेजी बनाई होगी कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने कुछ तो बिंदु वो किए होंगे ना कि आखिर ऐसी क्या कमी थी सब कुछ करने के बावजूद गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। तो आपने स्ट्रैटेजी में आपने कभी देखा कि भाई हम कहाँ कमियां रह गई? मैं उनकी बात कर रहा हूं, उसकी तरफ कांग्रेस ने ध्यान दिया क्या? देखिए, आपका सवाल बड़ा पेचीदा है कि क्यों नहीं जीते। मैं ये कह रहा हूं कि हम क्यों जीतेंगे। जैसे सर्जन किया 90 तक, अब 22 से नवसर्जन करेंगे। ये जो ग्रोथ है गुजरात की जनता के लिए, विकास की बात है, खुशी की बात है, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसको हमने बड़े प्लान तरीके से हमने प्लान किया। आप देख लीजिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है, बच्चों के कुपोषण से लेके एजुकेशन, 6000 स्कूल बंद कर दिया। बनानी चाहिए कि बंद करनी चाहिए? हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन इज ए पैरामीटर टू सपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ सिविलियंस, नॉट कि एक्सपेंसिव करके कुछ ही लोगों को उसका फायदा मिले। सी, कैपिटलिज्म तो दुनिया में सभी जगह है, दैट्स अ वे ऑफ डेवलपमेंट, वन वे और द अदर, बट उसका उपयोग सेंट्रलाइज करके कुछ ही लोग उसका लाभ ले, ये भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है। इसीलिए अभी फेल क्यों होंगे? आपने कहा 27 साल,
गुजरात की जनता, देश की जनता बड़ी टॉलरेंट है। चला, कांग्रेस को भी चलाया, ऐसा नहीं कि नहीं चलाया, पर 27 साल इसलिए चलाया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताओ, मुझे आपके जैसे ही जर्नलिस्ट लोगों ने पूछा कि आपको वोट क्यों नहीं मिलते हैं और आप हार क्यों गए, तो मैंने कहा रोमा रोला ने एक बहुत सारी बात बताई कि दुनिया की खराबी, उसमें जो कुछ बुरा होता है उसके लिए बुरे लोग अकेले जिम्मेदार नहीं होते। अच्छे लोग जो इनएक्टिव है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसमें सुझाव नहीं देते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब गुजरात में 65% से ज़्यादा वोट नहीं होता स्टेट असेंबली इलेक्शन में, मतलब 35% पीपल दे आर नॉट वोटिंग। इस बार हम तो इस देश में इस तरह के लगभग इस बार हम 10% वोट ज्यादा दिलाएंगे तो हम स्वीप कर जाएंगे। तो आप कह रहे हैं ओके, आपने जो स्ट्रैटेजी है, आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि 65% पोलिंग होती है, कांग्रेस 10% पोलिंग बढ़ाने पर काम करेगी और उस तरह से आप, ठीक है, आपकी जीत की स्ट्रैटेजी। और वो वोट ये गवर्नमेंट के खिलाफ के और हमारी फेवर के वोट हैं। हाँ ठीक है, चलिए ये आंकड़ा आपका दिलचस्प हो सकता है, लेकिन बात फिर वही है कि आपका और बीजेपी का वोट का अंतर जो है, बीजेपी क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी 50% के आसपास जो है वोट यहां ले रही है विधानसभा में। लोकसभा में तो 60% जाता है बीजेपी का। पिछले चुनाव में वो मार्जिन इतना सारा नहीं था। जब 2017 इलेक्शन में द मार्जिन वॉज मच लोअर। सवाल ये था कि आपने कहा कि क्या गलती रह जाती है। सबसे पहले तो सरकार बनाना, पावर को यूज करना, सेंट्रलाइज करके उसका उपयोग अपनी पार्टी, अपने लोगों के लिए करना, उसके बजाय कांग्रेस का फंडामेंटल आइडियोलॉजी ये है कि वो जनता के लिए, प्रजा के लिए काम करने के लिए उस दिशा में काम करती है। इसलिए वो कुछ प्रकार की तोड़फोड़ की राजनीति या डिवाइड की राजनीति कभी नहीं करती। लेकिन भरत भाई, जब हम एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर विश्लेषण करते हैं 2017 और इन चुनावों का, तो 2017 कांग्रेस के लिए काफ़ी अनुकूल लगता था। मैं भी उस समय मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने आया था, और मैं आपको सही बताऊं तो जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में नहीं उतरे तब तक ऐसा साफ, क्योंकि जीएसटी का इशू था, वहाँ सूरत में व्यापारी नाराज थे, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आ रही है। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, पर उसके बाद नतीजा जो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि 2017 आपके लिए बहुत मुफीद था, पर आज अगर देखते हैं 2017 से लेकर अब तक, 2017 में राहुल जी इतने सक्रिय थे, आज राहुल जी उतने सक्रिय नहीं है। अहमद भाई की कमी, जाहिर तौर पर वो स्ट्रैटेजिस्ट थे, यहाँ के बड़े नेता थे, आज अहमद भाई नहीं हैं। आपके साथ जो युवा नेतृत्व जुड़ा था, चाहे हार्दिक पांड्या हो, अल्पेश ठाकुर हो, इन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। तो 2017 से लेकर अब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ वो जो मजबूती थी इस बार नहीं दिखाई दे रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बात है, यूथ की बात कर ले, हार्दिक पटेल हो, अल्पेश ठाकुर हो, एक मूवमेंट के आदमी थे। मूवमेंट चलता है, बात हमारा कोई भी लीडर हो, हमने देखा हुआ है। धीरे धीरे जनता जनार्दन ये देखती है, बीजेपी का मेन मोटिव, आइडियोलॉजी, स्ट्रेटेजी ह्यूमन वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना। आप उसको डराओ, धमकाओ, घबराओ, पुलिस, अदर थिंग्स। अब जनता ने सहन करते करते, नॉर्मल नहीं करेंगे पर चुनाव में कुछ भी करके जीत लो, खरीद लो। खरीदते क्यों है? सरकार उनकी है तो भी कांग्रेस के एमएलए को खरीदती है, यहाँ भी खरीदते। कितनी सरकारें गिराई, कर्नाटक की गिराई, मध्य प्रदेश की गिराई, सरकारें गिराते रहते। आपको रूल करना है, जनता का सपोर्ट से आप रूल कीजिए ना। पर वो इसलिए करते हैं कि दे नीड पावर। पूरी सरकार बदल दी, यहाँ बदल दिए विजय भाई रूपाणी को। उसी टाइम वो 5 साल उनके उसका विजयोत्सव करने वाले थे, वो उत्सव को बंद कर दिया और रातों रात उनको भगा दिया। उनको तो भगाया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट को, और नए लोगों को ले आए। अब कोई सोचेगा कि जनता की भलाई के लिए ये काम किया। जनता की भलाई के लिए नहीं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि डर गए थे, अभी भी डरे हुए हैं। आप सोचिए कि इतना अच्छा काम करते हैं, 27 साल से रूल करते हैं, तो आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपके सभी नेता घूमते रहते हैं। घूमते क्यों? भरोसा टूट गया है, लोग जान गए, पहचान गए, जो भी आश्वासन दिए थे वो झूठे थे, वादे झूठे थे। नहीं, पर ठीक है, वो घूमते हैं, पर सवाल है कि आपके नेता क्यों नहीं घूमते? ये बात लोग तो चाहते हैं नेता उनके पास आए,
लोग तो चाहते हैं राहुल जी, सोनिया जी यहाँ पर आए, प्रचार करें, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी तो जनता के बीच से निकलती है ना, जनता के बीच में जाने से आपने होता है। बहुत अच्छी बात की। राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। पहले ये मजाक करते थे बीजेपी वाले, जूते ऐसे पहने हैं, टी शर्ट ऐसा पहना है। धीरे धीरे जैसे जन सैलाब उनके साथ आता गया, और आज देखते हैं कि महाराष्ट्र औरंगाबाद से निकल के वो आते हैं। कश्मीर पहुंचते पहुंचते आप देख लेंगे कि और 24 में इस देश में जब पार्लियामेंट का चुनाव होगा, आप पक्का लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, कांग्रेस आएगी। क्यों ये मैं कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो क्या है। जैसे आज़ादी के समय में अंग्रेज बुद्धिशाली थे, देखने में अच्छे थे, काम अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन सब था, क्यों निकाला उनको? क्योंकि एक्सप्लॉइट करते थे, गुलाम बनाते थे, स्वाभिमान। तो निकाला कैसे? सब काम करते थे, पर महात्मा गांधी ने देश के सभी धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, पूरे देश के सब लोगों को जोड़ा। तो सॉल्यूशन वाज व्हाट? भारत जोड़ो। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तकलीफ़ें, ये जो भी है तोड़फोड़ की, उसका जवाब क्या है? वो महात्मा गांधी के रास्ते पर राहुल जी ने बताया, भारत जोड़ो। उसका बहुत बड़ा असर होगा, गुजरात में भी बड़ा असर होगा। आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का असर गुजरात में होगा, उसका भी होगा, चुनाव पर असर पड़ेगा। असर, क्योंकि जैसे कोरोना में लोग ने मिल के कोरोना से फाइट की, जैसे मोरबी की होनारत हुई, तो उसमें भी आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम के मुसलमान लोग भी बाहर आए, बचाने के लिए निकल। ये मतलब किसी भी मुश्किल काम में अब लोग समझने लगे हैं कि डिवाइड होने की गुंजाइश इस बार कम रहेगी। और कांग्रेस ने जो आपने कहा कि निकलते नहीं हैं, राहुल जी अभी आ रहे हैं, अमरेली आ रहे हैं, कुछ दिन वो जाएंगे, पर साथ में मेन बात यह है कि जनता का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हमको एड्रेस करना है, वो कर रहे हैं। पर शंकर सिंह वाघेला जी का मैं बयान आपको बोलता हूँ, वो तो कांग्रेस से उनके दिल मिले हुए हैं, वो तो कांग्रेस में आना बीजेपी के थे, हाँ बीजेपी के थे, मुख्यमंत्री रहे, बहुत कुछ बातें, और उनके समर्थन में मैं भी था कि उनको ले आऊं कांग्रेस में। वो तो अभी भी आना चाहते हैं, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं उनको लेना चाहते, मैं नहीं जानता, ये तो आप ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन शंकर सिंह वाघेला जी कहते हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। वो कहते हैं अगर मोदी जी यहाँ 1 दर्जन बार आ रहे हैं तो राहुल जी को तो 2 दर्जन बार आना चाहिए। वो कहते हैं कांग्रेस सीरियस ही नहीं है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, लेकिन कांग्रेस जीतना ही नहीं चाहती। ओपिनियन है, दैट इज हिज ओपिनियन। अब सही नहीं है आपको लगता है? नहीं, जब भारत जोड़ो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात पर इस देश की जनता को जोड़ने में लगे हैं, गुजरात की जनता के तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये है ही भारत जोड़ो, पर देश के बहुत सारे प्रांत में जो कुछ चल रहा है और देश में जो चल रहा है, जिस तरह की इकोनॉमी है, जिस तरह का बेरोजगारी है, जिस तरह की हालात है, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के प्रॉब्लम है, उन सब को सॉल्व करने का एकमात्र उपाय राहुल जी ने कहा सब मिल के पॉजिटिव होकर भारत जोड़ो। पर भारत जोड़ो यात्रा में अभी जयराम रमेश जी का एक बयान वायरल हुआ। वो कह रहे हैं राहुल जी के बाद सबसे लोकप्रिय कन्हैया कुमार हैं, और वो आपकी इसमें भी हिस्से हैं। वो ठीक है, उनके कन्हैया कुमार के ऊपर जो आरोप लगते हैं, आप कह सकते हैं वो राजनीतिक आरोप हैं, वो पर्सनल ओपिनियन होगा किसी के एक जयराम जी, या मैं कोई उन पर कमेंट करने वाला नहीं। दैट्स नॉट माय पावर और अथॉरिटी टू कमेंट ऑन जयराम रमेश जी। पर किसी के बारे में अच्छा बोलना कोई बुरी बात नहीं है, कोई कंपैरिजन तो होता है नहीं, लोकप्रियता तो जनता नक्की करती है। अब देखिए कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल जी जब आएंगे तो हम सब उनकी ही बात करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अब मैं दोबारा चुनाव पर आ रहा हूँ, क्योंकि चुनाव आपको जीतने हैं तो सारी ताकत झोंकनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो टिकट बंटवारे को लेकर आपके ऑफिस में तोड़फोड़ हो गई, खबर आई आपके ऊपर किसी ने इंक फेंकी, एक खड़िया से की सीट को लेकर आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि 50 करोड़ रुपए लेकर जो है वो टिकट, मतलब बड़ी अच्छी बात है। 50 करोड़ तो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, मिले तो बहुत मतलब अच्छा लगे। देखे नहीं ना आपने, सुना ही सिर्फ, देखे नहीं 50 करोड़। हाँ देखिए, राजनीति में जी ऐसी ऐसी बातें होती रहती है। कुछ बच्चे जैसी बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं। मुझे भी लोग जानते हैं, पार्टी भी जानते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं, मेरा इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं वो टिकट में, चाहे वटवा का हो, जमालपुर का हो या एलिस ब्रिज का हो, कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। पर क्या है, सियासी बातें ऐसी है। अच्छा, ये बताइए कि आपका क्योंकि अब आप कह रहे हैं 125 सीटें आएंगी, ज़्यादा भी आ सकती हैं, तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस का? देखिए चेहरा कौन है? देखिए, जब आज़ादी मिली और 1947 के बाद कांग्रेस में
पहले मुख्यमंत्री तय भी होते थे, पर कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। वो ऐसा नहीं कि थोपने वाली बीजेपी जैसी पार्टी कि पहले से थोपा जाए, नहीं थोपा जाए, निकाल देते हैं पूरे के पूरे, फिर उनको टिकट भी नहीं देते। क्या पता क्यों ऐसा करते हैं। मतलब जब सरकार बदल दी, या तो निकम्मी है, या तो भ्रष्ट है, नहीं तो अच्छा काम नहीं करता है, उसकी एबिलिटी नहीं है, तो क्यों बनाया था। और नए लोगों को बना के आपने क्या कौन सा कर लिया, और नया कौन सा परिवर्तन आ गया, कौन सा जीडीपी बढ़ गया, कौन सी महंगाई घट गई, कौन सा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, कुछ हुआ तो नहीं। आरोग्य में किसी काम में भी अच्छा नहीं हुआ। पर कांग्रेस ये सोचती है दो तरीके से कर सकती है, एडवांस में भी कर सकती है किसी को, और नहीं तो बाद में जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एमएलए चुन के आते हैं, उनकी राय लेके, ओपिनियन लेके हाई कमांड उसके बाद तय करता है। आप रेस में हैं, मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी चुनाव ने वो मैं तो कैंपेन कई करूंगा राज्यों पूरा में, गुजरात कई में। राज्यों में ऐसा होता है जहां चुनाव नहीं लड़ते, वो भी हाईकमान की पसंद हो जाते हैं। और हाईकमान की पसंद आप बताए जाते हैं अक्सर गुजरात में कि आप हाईकमान की पसंद हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जनता का आशीर्वाद ये है, और हाईकमांड का आशीर्वाद और प्रेम। और मैं कोरोना में जब फंसा और 101 दिन रहा, 51 डेज ऑन वेंटिलेटर, उसके बाद लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं, बहुत कुछ किया, और मैं बच गया। तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे जनता का मिला, ये मानता हूँ। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री के पद से भी बड़ा पुनर्जन्म जो मिला, पुनर्जीवन मिला, ये मेरे लिए बड़ा आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री कांग्रेस का बने। हमने, किसी ने पूछा था मुझे, जब हार्दिक पटेल हमारे साथ था, नरेश पटेल आने वाले थे, आए नहीं आए, चले गए, ऐसे लोग आते। कांग्रेस तो एक बड़ा दरिया है, आते हैं जाते हैं लोग। तो उसमें हमने कहा हार्दिक बने, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा ना, नरेश पटेल बने, कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री 2022 8 दिसंबर को बनने वाला है। नक्की है ये बात? पक्का नक्की है। हाँ? हाँ, मैं बिल्कुल फिर पक्का। चुनाव के बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिर पूछूंगा, तो फिर पूछेंगे तो देखिए, क्योंकि- पहले क्योंकि- आप क्योंकि- पूछेंगे, नहीं, मैं- ये सवाल पैदा नहीं होगा, क्योंकि नहीं, मुख्यमंत्री होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो लिख कर दे चुका है कि आपको 5 सीट से कभी कम सीटें मिलेंगी। हमको उन्होंने लिख के दी अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, उसने मुख्यमंत्री की घोषणा, अरे तुम्हारी 2 सीट नहीं आने वाली है, खाता नहीं खुलेगा, तो तुम मुख्यमंत्री की क्या बातें करते हो, अनाउंस क्या करते हो। आप उन्हें अच्छा, जो चुनौती नहीं मानते आप उन्हें? उसको, अरे जब पहली बार पोस्टर होर्डिंग लगने लगे तो मीडिया वालों आए, काफ़ी, जैसे शंकर सिंह जी के बारे में पूछा कि क्यों लेना चाहते, वो तो आपके खिलाफ थे, ब्ला 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 वॉट। तो हमको ये पूछा कि केजरीवाल के बारे में ये, मैं नोंद उनकी वो ही नहीं करता, मैं आई डोंट फील इट। जो गांधी सरदार के विरोधी है, जो पंजाब में जीतने के बाद महात्मा गांधी के फोटो को उतार देता है, जो कमिटेड नॉन वायलेंस में मानता नहीं है, उसकी फिलॉसफी ठीक ठाक नहीं है, खाली पावर गेम का आदमी है। और दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, पर एक बहुत छोटा सा स्टेट है, जीत गए, पंजाब भी जीत गए, बाकी लोग लड़ पड़े, उसका फ़ायदा। पर जो डिवीजिव है, खलिस्तानवादी सपोर्टर्स के साथ भी सपोर्ट ले लेता है। सरदार पटेल ने पूरे गणतंत्र को इकट्ठा किया, वो तोड़ने वाले के साथ बैठता है। तो ये गुजरात का, गांधी सरदार के गुजरात में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। वोटिंग होगा, और तीसरी पार्टी यहाँ हो गई नहीं, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। नंबर 1 कांग्रेस, नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ओवैसी क्या नुकसान आपको पहुंचाएंगे? मैं ये सवाल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, आपकी माइनॉरिटी सेल ने 11 सीटें मांगी थी, आपने उतनी भी सीटें नहीं दी, और उसका फायदा ओवैसी उठाने के फिराक में है, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी नहीं बात कर रहे, आम आदमी पार्टी वैसी चुप बैठी हुई है, तो उसका फायदा लेके ओवैसी को लगता है कि ये मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि जो रेस में कुछ है ही नहीं, कुछ लोग हाँ हंगामा करेंगे, लेकिन माइनॉरिटी से लेके, ट्राइबल से लेके, दलित से लेके, अपर कास्ट, गुजरात की जनता बहुत सियाणी समझदार है। और गुजराती में हम कहते हैं कोठा सूझ, मतलब इंटरनल एबिलिटी टू अंडर विजडम, वो गुजरात की जनता का इतना अच्छा है कि इस बार पूरे देश और दुनिया को पता चलेगा कि गुजराती ने बीजेपी को बराबर का थप्पड़ मारा। पर अहमद भाई की कमी, मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, अहमद भाई की कमी महसूस होती है गुजरात में? देखिए, हर स्टालवर्ड लीडर या जो डायरेक्शन देता है, या ट्रबल शूटर होता है, या मोटिवेट करता है, या पार्टी ऑर्गेनाइज करने में स्ट्रेंथ होती है, जो सबको साथ लेके कोशिश करता है, उसकी कमी ऑब्वियस है। और हमारे कांग्रेस ने बड़े बड़े स्टालवर्ड लीडर ने 1885 से लेके दिए हैं। आप नाम 12-12, 14-14 साल जेल रहे, और ऐसे लोग कि जन्म से ऐसा कहे कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून,
अच्छा, अभी पुरुषोत्तम रूपाला जी आए थे तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो स्टैचू, यूनिटी ऑफ स्टैचू की बात हुई। वो कह रहे कि भाई सरदार पटेल तो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन आज उनकी प्रतिमा पे कांग्रेस के कोई नेता जाके उसकी सेल्फी नहीं है, कांग्रेस का कोई नेता वहाँ जाते नहीं। बोले ठीक है हमने बनाया, लेकिन वो तो सरदार साहब तो देश के एक महान नेता हैं, तो कांग्रेस के नेता, आप वहाँ गए हैं क्या कभी? मैं गया हूँ, और अच्छी बात यह है कि वो सरदार साहब को सैल्यूट करते हैं। साहब सरदार साहब ने आरएसएस को बैन कर दिया था, वो उनको याद नहीं होगा। और अभी मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम मेरे पिताजी के टाइम पर बना, और उसकी ज़मीन कांग्रेस ने दी, स्टेडियम बन गया, ठीक ठाक बन गया। अब उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम था। उस सरदार पटेल के नाम को मिटा के आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया। मुझे समझ में, ये सवाल आपको पुरुषोत्तम भाई को पूछने जैसा था कि आप सरदार पटेल का कितना सम्मान करते हैं। और जब इसका जवाब एक दिया, वो कह रहे हैं कि हम तो कई सारे स्टेडियम और वो पूरा जो परिसर है, वो कह रहे हैं पूरा परिसर सरदार पटेल के नाम पर है, उसका एक हिस्सा जो है, और वो कह रहे हैं बाकी तमाम स्पोर्ट्स के जो है वो कहना पड़ता है। और ये तो अहमदाबाद के एयरपोर्ट का नाम भी जब सरदार पटेल स्टेडियम की बात थी तब भी विरोध करने वाले या भारतीय जनता पार्टी, इनको वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गौ माता से शुरू करते 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 जाएंगे, अब कहाँ तक पहुँचेंगे पता नहीं। उनके पास, मैंने कहा ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात पूछो, उनको हैप्पीनेस इंडेक्स की बात पूछो, वो चर्चा में नहीं करेंगे। छोड़ो, ये इस बात में क्या लेना देना है। अच्छा, मैं कुछ ऑडियंस से एक दो सवाल लूंगा जल्दी से, पर आपसे एक दो सवाल ले लूँ, फिर मैं कुछ एक दो सवाल ऑडियंस की तरफ से लूंगा। एक बात ये कि मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप तो यहाँ के नेता हैं, खांटी नेता हैं, यहाँ के ज़मीन से जुड़े नेता हैं। आपको लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब कांग्रेस के कोई नेता आता है, कुछ बोल देता है, तो उल्टा नुकसान होता है कांग्रेस को? ये यहाँ की नहीं, पूरे देश में दिखता है। तो आप क्या, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि भाई नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं करना, क्योंकि वो गुजरात का, वो जो है गुजरात की अस्मिता से जुड़ा कई बार हो जाता है, लेकिन कोई नेता बाहर से आता है, बोल देता है, देश में कोई उसका नुकसान आपको यहाँ लगता है? क्या आपका ऐसा आकलन है क्या? देखिए, पहली बात तो कोई ऐसी कमेंट किसी के बारे में भी नहीं करनी चाहिए, पर उस कमेंट को कन्वर्ट करके कैसे पब्लिसाइज, मार्केटिंग की बात है। आप क्या कह देते हैं वहाँ पर, पहली बात नहीं कहना चाहिए। पर मेरा यही कहना है कि गुजरात की जनता, देश की जनता के इश्यूज़ क्या है, तो पहले शिक्षा, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद रहना, उसके बाद महंगाई, उसके बाद रोजगारी। ये इश्यू को बीजेपी कोई सीरियसली लेती ही नहीं, उसको दूसरे ऐसे ही इश्यू में रस है, इंटरेस्ट। कॉमन सिविल कोड इशू है, कॉमन सिविल कोड इशू है, वो इशू क्यों ले आते हैं? आर्टिकल 370 की वो है कि नहीं है कॉमन सिविल? देखिए, कॉमन सिविल कोड की बात, उसका मतलब समझने का बाद, अभी वो बात में कुछ बात इधर इसलिए नहीं करना चाहता कि बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के, उनकी फैमिली में कहाँ किसके साथ शादियाँ कैसे हुई, वो कोई चर्चा का मेरे लिए विषय नहीं। पर आप समझने की कोशिश, बताने के और चबाने के, उनके दोनों दांत अलग अलग हैं। चलिए, एक सवाल ले लेता हूं मैं सिर्फ ऑडियंस की तरफ से जी, क्योंकि मेरा समय नहीं है, इसलिए एक सवाल ले पाऊंगा। हाँ, बोलिए। हेलो, हाँ, ભારતના આપણા જે વડાપ્રધાન છે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, એમના આ છેલ્લા 8 વર્ષમાં 2 કે 3 કામ સારા આપની દૃષ્ટિએ કયા છે? उन्होंने गुजराती में, लेकिन अगर जवाब हिंदी में दे देते ज़्यादा बेहतर है। जी बोलिए सर, बैठिए आप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी चाहते बहुत कुछ थे, कहा भी बहुत, वचन भी बहुत दिए, पर मुझे लगता है कि जितने भी वचन दिए उसमें पूरा करने की उनके पास, मुझे लगता है थोड़ा और टाइम चाहिए, ये मुझे फील हो रहा है, अभी नहीं कर पाए। और टाइम चाहिए तो मतलब फिर पब्लिक और टाइम दे देगी? आप और टाइम मतलब 24 के पहले, खुद ही कह रहे हैं और टाइम चाहिए, पब्लिक टाइम 24 के पहले उनको कर लेना चाहिए, फिर तो चांस है ही नहीं, क्योंकि राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपने ये भी कह दिया कि टाइम भी मिले, लेकिन ये भी कह दिया 24 के बाद जो है राहुल जी आ रहे हैं। बहरहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया भरत भाई, आपसे बात करके खूब आनंद आया, बहुत मजा आया, और आपको शुभकामनाएं। चुनावी लड़ाई है और आपका दावे हैं, देखते हैं जनता इन दावों पर आपको
कितना कसौटी मिलेंगे 8 दिसंबर जरूर। 2022 के जरूर बाद सर। ऐसे ही मंच हाँ, पर जरूर। कांग्रेस की सरकार के साथ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार जोरदार तालियां भरत सोलंकी जी के लिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता हमारे मंच पर थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।